जम्मू संगवारी मल्ला राम राम जय जोहार। स्वागत है आपके डेली आईएएस अकेडमी रायपुर के आपके अपन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। हमन आप मर लेकर आहन 30 का दम सीरीज में मैं आप मन से जो डील करत हूं वो विषय है आपके भाषा में। अभी तक हम 2 वीडियो देख चुके हैं जी आपके भाषा परिवार के और भाषा शैली के विषय में रही से। अब जो हमार अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक है आपके वर्णमाला। और वर्णमाला जो है भाषा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखथन एकर जो पहला सवाल है वो कौन से है। अब यहां पे ध्यान रखना, भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों का सामूहिक रूप क्या कहलाता है। अब एकदम ध्यान से समझो, यहां पे 2 चीजें ध्यान रखो। एक रूप कथे व्यवस्थित और एक रूप कथे सामूहिक। और जो आपके व्यवस्थित रूप है ओला कथन हमन वर्णमाला, और जो आपके सामूहिक रूपे ओला हमन कथन लिपि। तो वर्णमाला और लिपि, तो ध्यान रखो सवाल का कहते भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों का सामूहिक रूप कहलाता क्या है, आपका कहलाता है लिपि। तो जहां पे भी आपके सामूहिक रूप दिखी वो का बन गए लिपि। और स्वर और व्यंजन अगर देखूं तो ये आपके वर्णमाला में अलग अलग वर्ण के प्रकार है। बर्तन हम सवाल क्रमांक 2 के तरफ। सवाल क्रमांक 2 का कहा थे निम्न में से कौन सी लिपि अक्षरात्मक है। तो एकदम ध्यान रखो, देवनागरी, फारसी, बांग्ला, ये जो तीनों आपके दिखत है ये तीनों के तीनों कैसा ने आपके अक्षरात्मक। अब यहां ध्यान रखो, लिपि अगर हम देखबो तो एक है आपके अक्षरात्मक और एक है आपके वर्णात्मक। तो यहां पे ध्यान रखो जो रोमन है वो आपके वर्णात्मक है। और अभी हम देखें चाहे देवनागरी, चाहे फारसी, चाहे बांग्ला, ये सब के सब का है अक्षरात्मक। अब यहां पे ध्यान रखो वर्ण और अक्षर में क्या होते। रोमन में देखो तो रोमन में कोई मात्रा वाला हिसाब नहीं है। तो वर्ण में अगर आप देखो मात्रा मिलत है तो बन गए अक्षर, वर्ण में मात्रा मिलत है तो का बन गए अक्षर। तो हिंदी में अगर आप देखो तो हमन वर्ण के साथ साथ का उपयोग करत हन, मात्रा के उपयोग करत हन, और मात्रा के उपयोग हो गए मतलब का बन गया आपके अक्षरात्मक बनत है। तो सवाल जो 2 है, सवाल 2 के विकल्प डी है वो ये प्रश्न के सही उत्तर हुई। अब बढ़थन हमन अपन सवाल 3 के तरफ। सवाल 3 का कहा थे रोमन लिपि किस प्रकार की लिपि है। अब भी जब भी आप मतलब बताएं है ना। तो भावात्मक तो नो है, अक्षरात्मक भी नो है, का है आपके वर्णात्मक। तो सवाल जो 3 है ऊपर विकल्प ए है, ये प्रश्न के सही उत्तर हुई। अब बढ़ते हम अपन सवाल 4 के तरफ। तो सवाल का 4 का कहा थे भारत की प्राचीनतम लिपि है सिंधु लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, इनमें से कोई नहीं। अब एकदम ध्यान से सुनो चीज काबर और काबर इंपॉर्टेंट है। तो पहली आप मतलब ध्यान रखना है भारत के जो प्राचीनतम लिपि है वो सिंधी लिपि है, लेकिन भारत के प्राचीनतम पढ़े गए लिपि जो पढ़ सकिस आदमी कौन से है वो हरे आपके ब्राह्मी। तो यहां पे आप मतलब प्राचीनतम पूछे है ब्राह्मी होकर बाद में यहीं से, तो ये ध्यान रखना है विकल्प सी भी गलत, विकल्प बी भी गलत, सही का हो गया विकल्प ए। तो सवाल क्रमांक 4 के जो विकल्प ए है वो है ए प्रश्न के सही उत्तर हुई। अब बढ़ते हम सवाल 5 की तरफ। तो सवाल 5 का कहा थे भारत की प्राचीनतम लिपि जिसे पढ़ा जा सका है वह कौन सी है। तो अब भी जब भी बताओ जस्ट बताओ आप मतलब क्या बताएं कि ब्राह्मी जो रही से एला सबसे पहली जो है पढ़े में कामयाबी मिली से। और ये ध्यान रखना है देवनागरी काकर से जुड़ते, तो देवनागरी जुड़ते आपके ब्राह्मी से। तो सवाल 5 के विकल्प ए सही है। और प्राचीनतम में हम बात करें काकर सिंधु के, विकल्प बी भी गलत है, विकल्प डी भी गलत है। तो जो सवाल 5 के विकल्प ए है वह है प्रश्न के सही उत्तर हुई। अब बढ़ते हम सवाल 6 की तरफ। तो सवाल 6 का कहा था भारत के पश्चिमोत्तर इलाकों पर ईरानियों का अधिकार होने के परिणाम स्वरूप ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में अरमाइक लिपि से एक, ध्यान रखो सकनोए, एक नवीन लिपि का विकास हुआ जिसे हम किस नाम से जानते हैं। तो अभी ये ध्यान रखो
फिर से जहां पे आप मतलब दिखते का दिखते आर्मैइक या अरमाइक, आर्मैइक या अरमाइक, तो यहां पे ध्यान रखना है विकल्प ए सही है। ब्राह्मी प्रथम पढ़े गए लिपि है। सिंधु जो है वो सर्वाधिक प्राचीनतम लिपि है जो आपके जुड़े हुए भारत से। तो विकल्प बी गलत, विकल्प सी गलत, विकल्प डी गलत, सही का हो गया आपके खरोष्ठी। अब बढ़तन हम अपन सवाल 7 के तरफ। तो सवाल 7 का कहा थे, किस लिपि को बैक्ट्रियन तथा इंडो बैक्ट्रियन नाम से भी जाना जाता है? तो ना वो ब्राह्मी है, ना वो सिंधु आपके, ना वो देवनागरी है, सही है आपके खरोष्ठी। तो सवाल 7 के जो विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब देखो आगे सवाल 8, और सवाल 8 का कहा थे, भारत में लिपि के विकास की परंपरा में किस लिपि को प्रस्थान बिंदु माना जाता है? अब मैं इधर प्रस्थान बिंदु माने की जरूरत है। तो शुरुआत काकर से होते? जैसे ब्रह्मांड के शुरुआत ब्रह्म से हुई, वैसे ही पहली जो पढ़ेगी लिपि रही सो ब्राह्मी रही से। और हम ये मानथन कि लेखन के हिसाब से, पठन के भी हिसाब से अगर देखो तो ब्राह्मी जो है ओला ही शुरुआत माने जाते, ना कि खरोष्ठीला, ना कि आपके सिंधुला, और ना ही देवनागरीला। तो ये ध्यान रखना है, कुटिल, देवनागरी, शारदा, ये सबके जन्म ब्राह्मी से जरूर हो है, लेकिन हमारे लिए जो सवाल के लिए उपयुक्त विकल्प बैठे वो उपयुक्त विकल्प है आपके विकल्प ए। अब बढ़थन हम अपन सवाल 9 के तरफ। तो हमारे सवाल 9 का कहा थे, देवनागरी लिपि का विकास। किसका? देवनागरी लिपि का विकास क्रम निम्न में से किस विकल्पों में उपयुक्त दर्शाया गया है? तो यहां पे ध्यान रखना है, ब्राह्मी, उत्तरी गुप्त, कुटिल, प्राचीन नागरी। ये ध्यान रखो, नगरी नो है, प्राचीन नागरी है, और देवनागरी। उत्तरी गुप्त, देवनागरी, प्राचीन नागरी। सी का कहा थे गुप्त नागरी, उत्तरी देवनागरी। डी का कहा थे इनमें से कोई नहीं। अब ये ध्यान रखो, भगवान के अगर मंदिर आप देखो तो सबसे ज्यादा कहां है? उत्तर दिशा में। उत्तर में कौन से शासक मन के राजा रही से? गुप्त शासन मन रही से। गुप्त मन कैसे रही से? कुटिल रही से। और कुटिल व्यक्ति मन कौन से नगर में रहा है? तो ध्यान रखना, प्राचीन नगर में रहा है। और प्राचीन समय में काकर पूजा होए? देव के पूजा होए। तो ए तरीका से आप याद रख सकते हो, ब्राह्मी, उत्तरी गुप्त, कुटिल, प्राचीन नागरी, देवनागरी। एकर विकल्प ए सही है, जबकि विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी ये का है गलत है। तो यहां पे हमार उत्तर का निकल गए सवाल 9 के विकल्प ए। अब बढ़थन हमन सवाल 10 के तरफ। अखंड मूल ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखो, भाषा के जो सबसे छोटे इकाई है हमन का बोले? वर्ण। मतलब वर्ण के औ टुकड़ा नहीं हो सके। तो औ टुकड़ा नहीं होए तो कल ये शब्द का है टुकड़ा मतलब खंड, नहीं हो सके मतलब अ, तो अ से का बनी? अखंड। तो ये ध्यान रखना है, अखंड मूल ध्वनि, अखंड मूल ध्वनि का है आपके वर्ण है। तो विकल्प बी गलत, ए गलत, और आपके डी गलत। अब बर्थन हमन सवाल 11 की तरफ। मैं आप मतलब शुरुआती में आप मतलब बता रहे हूं कि वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। एकदम ध्यान रखो, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के सामूहिक रूप को क्या बोला था? तो वर्णों के सामूहिक रूप को हमने बोला लिपि। हमन का बोले? लिपि। और एला हमन का बोले भाई? वर्णमाला। तो यहां पे भाई विकल्प ए गलत है। अगर विकल्प ए गलत है तो विकल्प सी गलत है, और विकल्प डी गलत है। काबर की हमारे पास तो आंसर मिल गए हैं। तो सवाल 11 के जो विकल्प बी है वही प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़कर हम सवाल 12 की तरफ। अयोगवाह में किन किन वर्णों को शामिल किया गया है? पहली बात ये ध्यान रखो, परंपरागत रूप से हमारे पास कुल 13 स्वर रही। केंद्रीय निदेशालय डिसाइड करिस कि एम से जो 2 स्वर है आपके, एक ला बोले आप अम और दूसरा ला बोले आप आह। एला हमन का कर दें? हटा दें। तो आपके 13 में से 2 निकल गए और का बच गए 11। लेकिन ये जो आपके 2 है अम और आहा, एला कथे अयोग वाह। तो जिसका योग ना स्वर के साथ हो ना व्यंजन के साथ, जिसका योग ना स्वर के साथ हो ना व्यंजन के साथ, लेकिन किसके द्वारा? स्वर के द्वारा उसका वहन किया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? अयोगवाह। तो अयोगवाह मतलब क्या होगा? अयोगवाह।
फिर से देखो, योग वाह, यहां पे ध्यान रखना है, अ मतलब होगे नहीं, योग काकर से नहीं होते, तो जेकर योग नहीं होते काकर से, न स्वर से न व्यंजन से, लेकिन ओकर वहन किए जाते काकर द्वारा, स्वर द्वारा, काकर द्वारा, स्वर द्वारा। तो ये ध्यान रखना है। सवाल 12 में हम मतलब का दिखत, विकल्प ए भी है, विकल्प बी भी है, और दोनों विकल्प का में दिखा थे जी, तो दोनों विकल्प दिखा थे 12 के सी में, तो जो विकल्प सी है वो ए प्रश्न के सही उत्तर हुई। बढ़तन हमारा अगला सवाल की तरफ और देखते हमारा अगला सवाल का कहा थे। तो उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद कितने हैं? उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद कितने हैं? तो यहां पे 1 है, 2 है, 3 है। आप मन बताओ कमेंट बॉक्स में, बहुत सामान्य से सवाल है, आप मन बताओ कि सवाल, लेकिन गंभीरता से देखो क्या सवाल है। उत्पत्ति के अनुसार कहा थे भैया, काकर अनुसार कहा थे, उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं, आप मन मोला कमेंट बॉक्स में बताओ। अब बढ़ता हम अपन सवाल 14 के तरफ। संधि स्वरों के प्रकार में क्या क्या शामिल हैं? तो यहां पे ध्यान रखो, संधि स्वरों के प्रकार में दीर्घ भी शामिल है और संयुक्त भी शामिल है। अब यहां पे समझना, हम चाहे मूल स्वर कहा, तो मूल स्वर कौन कौन से हैं आपके? अ, उ, ई और री। अब यहां पे ध्यान रखना है, कितना हमारे पास स्वर बच गए? तो 4 यहां है, बच गए स्वर 7। अब दीर्घ के बात करबो तो दीर्घ में आपके है आ, ई और उ, ये आपके दीर्घ हो गए। तो यहां से 4, यहां से 3, 7, और फिर से का बच गए 4, तो दीर्घ स्वर की संख्या बच गए 3, संयुक्त स्वर की संख्या हो गए 4, और मूल भी कितना देखें 4, तो 4 3 7 4 11, 4 3 7 4 11। अब यहां देखो संयुक्त, तब 2 विजातीय स्वर मिल गए तब बन गए संयुक्त। तो यहां आप मतलब ध्यान रखना है, ए ओ और औ। तो ये जो आपके चारों है, ए ओ औ, ये है का बन के संयुक्त। तो संयुक्त दीर्घ ये दोनों का में शामिल है, संधि में शामिल है। संधि मतलब होते जुड़ाव, संधि मतलब का होते जुड़ाव। तो जुड़ाव का में दिखते सवाल 14 के बी दोनों में, और दोनों विकल्प का में है विकल्प सी में। अब बढ़तन हमन अपन अगला सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 15। उत्पत्ति के अनुसार दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? अब भी आप मतलब बताए हो तो फिर भी एक बार बता ही देता हूं। आ, ई औ उ, तो कितना बन गए भाई? 3। कितना बन गए आपके? 3। तो उत्पत्ति के अनुसार दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है आपकी? 3 है। अब बढ़थन हमन सवाल 16 के तरफ। उत्पत्ति के अनुसार संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो भाई अभी मैं का बताऊं, आप मल्ला बताऊं का ओ ए और ए। अब ये काउंट करो, 1 2 3 4। तो सवाल 16 में विकल्प ए में 3 लिखे हैं, बी में 4 लिखे हैं, सी में 1 लिखे हैं, डी में 2 लिखे हैं। तो विकल्प कौन से आना चाहिए? विकल्प 4 आना चाहिए। तो सवाल 16 के जो विकल्प बी है वो प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़ता हम अपन सवाल 17 के तरफ। तो मात्रा उच्चारण के समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? फिर से वहां हम उत्पत्ति देखे रहे, यहां पे हमन का देखतन मात्रा उच्चारण के अनुसार। अब ये ध्यान रखो, उच्चारण के समय के आधार पर, उच्चारण के समय के आधार पर हमर कर कितना है? 3। अमर कर कितना है? 3। अब ये समझना है कौन कौन से 3? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। देखो समझना है, वहां पे उत्पत्ति रीस एमर उच्चारण है। अगर आप मन छोटे से चूक कर हो पेपर में, अगर सवाल घुमा के पूछ दी तो आप मन से गलती हो, एक पूरा चांस है।
अब ये समझना है, अब भी जब भी हम ह्रस्व की बात करें तो अ, ई, उ, औ, री। दीर्घ की बात करें तो का देखिए, आ, ई, उ, आ, ई, उ। और ओकर बात का इस तो यहां पे ध्यान रखना है, ओ, औ, ए, औ, ए। काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे दीर्घ कितना है भाई, समय के अनुसार से देखें तो 7। ह्रस्व कितना है आपके 4, 4 और 7 कितना हो गए 11। तो यहां पे ध्यान रखना, उच्चारण समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दीजिए। तो हमर कर अभी अगर देखो वर्तमान में तो आपके स्वर कितना है 11, लेकिन हमर कर अगर आपको दिखन उच्चारण समय के आधार पर कितना दिखा है, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। तो प्लुत का है, तो ध्यान रखू आप मन देखे हो कभी हमन है ऐसे देखथन ओम, या हम ऐसे देखथन ओम, तो ये जो दिखत है ओला कथन हमन प्लुत। तो प्लुत के मतलब है जेमे आपके ह्रस्व से कितना समय लगे 3 गुना समय। कितना समय लगा थे 3 गुना समय रहते, तो जेमे 3 गुना समय लगा थे वही हमन का कथन ह्रस्व कथन। तो सवाल 17 के जो विकल्प सी है वो ये प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़थन हमन अपन सवाल 18 की तरफ। तो सवाल 18 का कहा थे, सवाल 18 कहा थे ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो एकदम ध्यान रखो, ह्रस्व या लघु में एक मात्रा का समय, दीर्घ या गुरु में 2 मात्रा का समय, और प्लुत में कितना 3 मात्रा का समय। एला अगर आप मन देखो ना तो घुमा कैसे पूछ सके कि ह्रस्व से दुगुना समय किसमें लग रहा है, ह्रस्व से तिगुना समय किसमें लग रहा है। तो आंसर याद रखना है, तिगुना में प्लुत, दुगुना में दीर्घ, और 1 गुना या 1 मात्रा का समय में का ही ह्रस्व। सवाल का पूछे 1 मात्रा का समय लगे तो विकल्प ए है, ये प्रश्न के सही उत्तर हो गए। अब बढ़थन हमन अपन सवाल 19 के तरफ। सवाल 19 का कहा थे ऐसे स्वर जिनके उच्चारणों में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे कहलाता है। तो पहली बात, जे स्वर दूसर भाषा से आहे ओला कथन आगत स्वर। और ये जो अ इसे आप मन कथो ना अ ऐसे कह के, ये जो अ है वही आपके कहा रे आगत स्वर है। दूसरा बात निर्गत, मतलब भाई निर्गत स्वर नहीं हुए, जे यहाँ के हुई ओला कबो हमन निर्गत। अब आगत वर्ण, भैया आगत वर्ण भी नहीं कहन, ये ध्यान रखना है। सवाल का पूछे ह्रस्व से तिगुना हो, अब भी मैं आप मान बता रहा हूं काही प्लुत सर। तो ए गलत, बी गलत और सी गलत, और 19 के जो विकल्प डी है वो प्रश्न के सही उत्तर हुई। बर्थनामा सवाल 20 के तरफ। तो सवाल 20 का कहा थे, सवाल 20 कहा थे ऐसे वर्ण का कहा थे ऐसे वर्ण जिनका जाति योग ना तो स्वर के साथ हो ना ही व्यंजन के साथ हो उसे हम कहेंगे भैया ना प्लुत कबे, ना संयुक्त कबे, ना दीर्घ कबे। शुरुआती में बता रहे हूं का कबो अयोग वाह। कहा रे आपके अम औ आहा, कहा रे आपके अम औ आहा। तो ये जो आपके अम आहा है ये विकल्प का में है, डी में है। सवाल 20 के विकल्प डी है, ये प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बर्थन हम अपन सवाल 21 के तरफ। तो सवाल 21 का कहा थे भाई परंपरागत रूप से, ध्यान रखू सवाल यही मेरे, परंपरागत रूप से या लेखन के दृष्टिकोण से स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। तो याद रखो परंपरागत रूप से 13, वर्तमान समय में 11। तो विकल्प हमार हो गए विकल्प सी। और ये अगर आई तो इला का लिखना है वर्तमान समय में, वर्तमान समय में। तो विकल्प ए गलत, बी गलत, विकल्प डी गलत, सही का हो गया आपके विकल्प सी। बर्तन हमन अपन अगला सवाल के तरफ। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 22। अब ये देखो
वर्तमान में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार किन व्यंजनों को मूल व्यंजनों में शामिल कर लिया गया है? देख लो, पहली बात यहां पे ध्यान रखना है, एकर उत्तर द्विगुणे स्पर्श अंतस्थ और उष्, स्पर्श अंतस्थ और उष्। तो स्पर्श जो व्यंजन है एला हमन वर्गीय व्यंजन भी कथन, का कथन? वर्गीय व्यंजन में भी कथन। कब? क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में। ये बटे हुए हैं 5 वर्ग में, और 5 वर्ग में बटे हैं, और आपके मुख के अलग अलग स्थान से एक उच्चारण होने के कारण हमन इलाका कथन वर्गीय व्यंजन कथन। अब ये ध्यान रखो, एकर 5, एकर 5, एकर 5, एकर 5 और एकर 5 कितना हो गए? 25। कितना हो गए? 25। अब अंतस्थ, अंतस्थ के मतलब ये है कि जेकर उच्चारण जो है थोड़ा अल्प रूप से होते, व्यंजन जो है यहां पे याद रखना, अ से अंतस्थ, अ से अर्ध स्वर, अ से अंतस्थ, अ से अर्ध स्वर। तो ये ध्यान रखो, अंतस्थ व्यंजन ला हमन अर्ध स्वर भी कथन औ ऊष्म। तो ऐसे व्यंजन जेकर उच्चारण में, ऐसे व्यंजन जेकर उच्चारण में, या ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में क्या निकलता है? घर्षण के कारण गर्म वायु निकलती है, उष्ण वायु निकलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। तो यहां पे आप मतलब ध्यान रखना है, एकर भी संख्या कितना है? 4, और एकर भी संख्या है कितना? 4। तो 25 4 29 4 33। तो पहली जो व्यंजन रही से वो 33 रही से, एमे आप मन द्वि मिला दो तो 2 से याद रखना है द्विगुण, और संख्या भी कितना है? 2। और यहां देखना है अड़ा और अढ़ा। तो ये ध्यान रखना है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार किन व्यंजनों को मूल व्यंजनों में शामिल किया गया है? तो द्विगुण व्यंजनों को शामिल किया गया है। इसलिए प्रश्न 22 का जो विकल्प ए है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब वर्तन हम अपन सवाल 23 की तरफ। सवाल 23 का कहा थे कि वर्तमान में मूल व्यंजनों की संख्या 35 है, इससे पूर्व कितने मूल व्यंजन थे? तो भाई अब भी मैं आप मतलब काउंट करके बताऊं कितना है? 33 है। विकल्प ए गलत, विकल्प बी गलत, विकल्प डी का हो गए गलत हो गए। अब वर्तन हम अपन सवाल 24 के तरफ। तो 24 का कहा थे जी, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख व नाक दोनों से होता है उसे क्या कहते हैं? तेकर परिभाषा चे का हरे परिभाषा? अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक। तो मुख और नाक दोनों से उच्चारण जो वर्ण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। तब विकल्प ए गलत, विकल्प बी गलत, और सही का होगे विकल्प सी। तो सवाल 24 के विकल्प सी है ये प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ते हैं सवाल 25 के तरफ। व्यंजनों के प्रकार में, किसके प्रकार में? व्यंजनों के प्रकार में कौन कौन से व्यंजन शामिल हैं? तो स्पर्श भी शामिल है, उष्म भी शामिल है, द्विगुण भी शामिल है, संयुक्त भी शामिल है। तो उपर्युक्त सभी। तो विकल्प सी, बी, ए का में दिखाते, विकल्प डी में। तो सवाल 25 के जो विकल्प डी है वह है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब आ जाता हम ना सवाल 26 की तरफ। किन व्यंजनों को अर्ध स्वर कहा जाता है? तो ध्यान रखो, अब भी आप मतलब बता रहे हूं, अंतस्थ व्यंजन ला हमन का कथन अर्ध स्वर कथन, उष्म व्यंजन ला हमन अर्ध स्वर नी कहन। तो विकल्प बी, विकल्प सी गलत है, विकल्प डी हा भी गलत है, सही का है आपके विकल्प ए। सवाल 26 के जो विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़ते हैं सवाल 27 के तरफ। सवाल 27 का कहा था, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है। अब बीच में बता रहा हूं, रगड़ या घर्षण से उत्पन्न गर्म वायु। तो गर्म निकला थे, तो गर्म के लिए शब्द क्या है? उष्म। गर्म के लिए क्या शब्द है? उष्म। ध्यान रखना, ग्रीष्म नो है भाई, ग्रीष्म ऋतु है। तो ये ध्यान रखो, विकल्प सी, विकल्प ए जो है प्रश्न के सही उत्तर है, विकल्प बी और विकल्प सी है एक सही उत्तर नो है। तो सवाल 27 के जो विकल्प ए है वो है ए प्रश्न के सही उत्तर वो ही। अब बढ़ता हम अपन सवाल 28 की तरफ। तो यहां पे लिखे हैं पंचमाक्षर और अनुस्वार कैसे वर्ण है? पंचमाक्षर व अनुस्वार कैसे वर्ण है?
तो यहां पे आपको ध्यान रखना है निरअनुनासिक, अनुनासिक ए व बी दोनों। तो ध्यान रखो, अनुनासिक के मतलब का है जेकर उच्चारण मुख व नासिका से हो, जिसका उच्चारण मुख व नासिका से हो। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, उसी को हम क्या बोलेंगे? पंचमाक्षर। अब कौन कौन से शामिल हैं? तो क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये का दिखत है? पंचमाक्षर। अब अनुस्वार मतलब हमन का कहा था? तो ये है आपके का हो गए पंचमाक्षर अनुस्वार। यहां पे ध्यान रखो मुख और नाक से। अगर आप मां बोलो, मां अगर बोलो तो यहां पे भी आते, और यहां पे जो आपके नाक है ना, ये नाक में आप मतलब थोड़ा से कंपन महसूस। अणा अगर कहूं तो गला से भी निकले थे और यहां पे भी जाते। तो मुख नाक, मुख नाक, तो जी हाँ मुख और नाक दिखते उका बन गए अनुनासिक। तो विकल्प बी है 28 के सही उत्तर हो ही। अब बर्थन हमन अपन सवाल 29 के तरफ। सवाल 29 का कहा थे किन व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है? तो ध्यान रखना है न अंतस्थ को, न उष्ण को, किसे स्पर्श, किसे आपके स्पर्श को। तो 29 के विकल्प ए है सही उत्तर हो ही। अब कहा था हमन वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? अब भी मैं आप मतलब काउंट करके बता रहा हूं कितना है आपके 25। तो विकल्प बी गलत, विकल्प ए गलत और विकल्प डी गलत। तो सवाल 30 के जो विकल्प सी है वो है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। आशा करता हूं आप मतलब ये जो वीडियो है आज की अच्छा लगी सही। अगर मैं आप मतलब याद करवा पाए हूं तो मोर लिए ये उपलब्धि है, और नहीं भी करा पाए हूं तो मैं और प्रयास करूं एक से और बेहतर वीडियो बनाए के। आप मतलब ये वीडियो कैसे लगी सही अपन सुझाव ला कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत करूं। और अगर आप मतलब ये वीडियो अच्छा लगी हुई तो लाइक करूं, सब्सक्राइब करूं और शेयर भी करूं, है ना, ताकि औ से औ छात्र मन ला, बहुत से बहुत छात्र मन ला एकर लाभ हो सके। जम्मू संगवारी मन ला धन्यवाद।